गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है एल्गी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जिसमें हम एल्गी के वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में देखेंगे कि एल्गी में जो कायिक जनन होता है वो किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं रिप्रोडक्शन इन एल्गी। रिप्रोडक्शन या प्रजनन कि जिससे एक प्लांट या जो एल्गी की स्पीसीज है वो अपना नंबर बढ़ाती है। तो यह किस प्रकार से होता है? तो एल्गी में तीन प्रकार का रिप्रोडक्शन देखा जाता है। वेजिटेटिव या कायिक जनन, दूसरा है एसेक्सुअल या अलैंगिक जनन, तीसरा है सेक्सुअल या लैंगिक जनन। तो इस तरह से एल्गी में तीन प्रकार के रिप्रोडक्शन देखे जाते हैं: वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो आज के इस टॉपिक में हम जितने भी प्रकार का वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एल्गी में देखा जाता है उसके बारे में देखेंगे। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जिसे कायिक जनन कहते हैं, एल्गी में यह सबसे ज्यादा पाया जाने वाला रिप्रोडक्शन होता है। तो जो एल्गी का जो थैलस है उसमें सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा पाया जाने वाला यह रिप्रोडक्शन का टाइप है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ओल्ड प्लांट पार्ट से अलग होकर के नया प्लांट बन जाता है। जो ओल्ड प्लांट पार्ट होते हैं उससे क्या होगा, ओल्ड प्लांट पार्ट अलग हो गया थैलस से, और क्या करेगा वो, जैसे ही उसे फेवरेबल कंडीशंस है तो नया प्लांट बना देगा। तो इस तरह से कि प्लांट का ही कोई हिस्सा टूट कर अलग हुआ और नया प्लांट बना दिया, इसको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। फेवरेबल कंडीशंस, अनुकूल परिस्थिति में सबसे ज़्यादा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पाया जाता है। जब बिल्कुल टेम्परेचर, लाइट और न्यूट्रिशन मीडियम में, या जो फूड चाहिए प्लांट की ग्रोथ के लिए वो बिल्कुल एप्रोप्रिएट होता है, फेवरेबल कंडीशंस होती हैं सारी, उस टाइम पर सबसे ज़्यादा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। और साइटोप्लाज्म में कोई अंतर नहीं आता। जैसा पेरेंट प्लांट में साइटोप्लाज्म होता है, सेम ऐसे कैसे जो नया बनने वाला प्लांट होता है उसमें भी मिलता है। टाइप ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, अब यहाँ देखते हैं कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के टाइप कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है सेल डिवीजन या कोशिका विभाजन। कोई कोशिका है और इस तरह से बीच में से अलग हो गई, न्यूक्लियस दो भागों में बट गया और उससे दो डॉटर सेल बन गई। तो इस तरह का जो विभाजन होगा उसे कहते हैं सेल डिवीजन। तो इसमें क्या होगा, जो यूनिसेलुलर एल्गी होती है, एक कोशिकीय शैवाल, उनमें ही है पाया जाता है। यूनिसेलुलर एल्गी में जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का टाइप है वो सेल डिवीजन के थ्रू होता है, कि सेल डिवीजन के द्वारा वो अपना नंबर इंक्रीज करते हैं। पेरेंट सेल, इसमें सेल डिवीजन हुआ, सेल डिवीजन के कारण क्या होगा, एक कोशिका दो कोशिका में विभाजित हो जाएगी और जो ये दो कोशिका होती हैं वो उसकी डॉटर सेल या पुत्री कोशिकाएं कहलाती हैं। अब ये दो कोशिकाएं, प्रत्येक सेल सेपरेट होकर प्लांट की तरह बिहेव करती है। ये सेल क्या होगा, एक दूसरे से अलग हो जाएगी और प्लांट की तरह बिहेव करेगी, जैसे पेरेंट सेल थी या पेरेंट प्लांट था उसी की तरह बिहेव करती है। तो दिस इज ऑल्सो नोन एज अ बाइनरी फिजन। तो इसको क्या कहते हैं, बाइनरी फिजन भी कहते हैं। सेल डिवीजन को बाइनरी फिजन भी कहा जाता है क्योंकि एक कोशिका से दो डॉटर कोशिकाएं बनती हैं। तो इसे हम सेल डिवीजन या बाइनरी फिजन भी कहते हैं। दूसरा टाइप आता है कॉलोनी स्प्लिटिंग। कॉलोनी स्प्लिटिंग से मतलब है कॉलोनी विभाजन। जैसे कुछ कॉलोनियल एल्गी होती हैं जो कॉलोनी में रहती है, एक साथ कोशिका उनमें ग्रुपिंग में रहेंगी, जिसे कॉलोनी कहते हैं। तो इनमें एक साथ कॉलोनी का ही विभाजन होता है। तो यह मिलता है डिक्टियोस्फेरियम, सीलोस्फेरियम। तो ये इसके एग्जाम्पल हैं। कॉलोनी जब मैक्सिमम साइज की हो जाती है तो उसके मध्य एक खांच बन जाती है और यह बढ़कर पेरेंट कॉलोनी को दो डॉटर कॉलोनी में डिवाइड कर देती है। जैसे वॉलबॉक्स में देखते हैं तो उसमें क्या होता है, बहुत सारी कॉलोनी एक साथ रहती हैं। जब कॉलोनी अपने मैक्सिमम साइज पर पहुंच जाएगी तो क्या होगा, इसमें एक धीरे धीरे खांच इस तरह से बनने लगेगी और ये धीरे धीरे डिवाइड होकर के दो डॉटर कॉलोनी बन जाएंगी। तो इस तरह से कॉलोनी स्प्लिटिंग देखी जाती है। तीसरा आता है हार्मोगॉन्स, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का टाइप है। हार्मोगॉन्स क्या होते हैं, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि यह फिलामेंटस एल्गी है, ये फिलामेंट है एल्गी का। तो इसमें क्या होगा, जो ये सेल है, ये जो ग्रीन कलर की इसमें दिख रही है, नेक्रिडियम और डेड सेल कहलाती है।
एक सेल यहाँ बन जाएगी, एक यहाँ बन गई, तो अब इसके जो बीच का जो रीजन होगा, दोनों तरफ तो डेड सेल हो गई नेक्रोडियम, और बीच का जो रीजन है ये वाला, ये क्या कहलाएगा, हार्मोगोन कहलाएगा। और इसमें क्या होता है, इंटरसेलुलर सब्सटेंस फिल हो जाता है, ये जो ग्रीन वाला दिख रहा है इसमें नेक्रोडियम में इंटरसेलुलर सब्सटेंस रहता है और कॉन्केव डिस्क बन जाती है। तो इस तरह से इसमें क्या होगा, हार्मोगोन्स का फॉर्मेशन होता है। हॉर्मोगोन्स साइनोफाइसी के मेंबर्स में ही है पाई जाती है। जो साइनोफाइसी के मेंबर हैं उनमें यह मिलेगा, एक या अधिक कोशिकाओं से मिलकर बनती है। हॉर्मोगोनिया का निर्माण डेड सेल्स या मृत कोशिकाओं के नष्ट होने या हिट्रोसिस्ट के टूटने से होता है। हॉर्मोगोन्स को दोनों किनारे कॉन्वेक्स या उत्तल प्रकार के होते हैं। तो इसमें क्या होगा, जो साइनोफाइसी के मेंबर्स हैं उनमें हॉर्मोगोन देखे जाते हैं। तो इसमें एक या एक से ज्यादा कोशिकाएं जैसे फिलामेंट जैसी दिख रही है, ये कोशिका एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। और ये क्या होता है, इसमें डेड सेल का निर्माण होता है, फिर जहाँ से डेड सेल बन जाएंगी वहां से टूट करके वो पोर्शन अलग हो जाता है और नए थैलस का निर्माण कर देता है। इसे हॉर्मोगोन्स कहते हैं। फिर नेक्स्ट आता है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन को कहते हैं खंडन। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि कोई पार्ट टूट करके अलग हो गया, वो फ्रैगमेंट कहलाएगा और जर्मिनेट हो जाएगा, नया थैलस बनाएगा। इस प्रोसेस को फ्रैगमेंटेशन कहते हैं। मल्टी सेलुलर एल्गी बहुकोशीय शैवाल में यह पाया जाता है। थैलस, थैलस का कोई पार्ट है वो टूट करके अलग हो जाता है और एक नया थैलस बनाता है। तो फिलामेंटस एल्गी में ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है। फ्रैगमेंटेशन की प्रोसेस सबसे ज़्यादा फिलामेंटस एल्गी में देखी जाती है। अब यहाँ देखते हैं रीजन फॉर फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन के रीजन क्या क्या हो सकते हैं। पहला तो यह है, कोई एक्वेटिक एनिमल है तो वो क्षति पहुंचा जाए। तो जैसे एल्गी पानी के अंदर पाई जाती है और कोई एनिमल है उसने उसे डैमेज कर दिया, डैमेज करने के कारण क्या होगा, उसके पार्ट टूट करके अलग हो जाएंगे और नया थैलस बना देगा। इसी तरह से रिप्रोडक्शन के समय पेरेंट सेल के अंदर नष्ट होने पर, तो इसमें क्या होगा, जब रिप्रोडक्शन का टाइम हो रहा है तो पेरेंट सेल अपने आप ही डिग्रेड हो जाए या नष्ट हो जाए, तो उस टाइम पर नया थैलस बनता है। एडजेसेंट सेल, संलग्न कोशिका के स्फीत दाब या टर्गर प्रेशर बढ़ने के कारण, जैसे कोई पास वाली कोशिकाएं हैं, फिलामेंट है, फिलामेंट में पास वाली कोशिकाएं और कोशिकाएं क्या होंगी, इनमें टर्गर प्रेशर बढ़ जाएगा या जिसे स्फीति दाब भी कहते हैं। इसके बढ़ने से क्या होगा, फ्रैगमेंट टूट जाता है और नया थैलस बनाता है वो। मैकेनिकल इंजरी, इसी तरह से जो यांत्रिक कोई इंजरी लग जाए प्लांट को कि उसका कोई थैलस का पार्ट टूट करके अलग हो गया, इसी तरह से ट्रांसफर सेप्टा बन जाने के कारण भी फ्रैगमेंटेशन देखा जाता है। इसी तरह से नेक्स्ट आता है हॉर्मोस्पोर या हॉर्मोसिस्ट। हॉर्मोस्पोर क्या होता है, जैसे यहाँ पर ये दिया हुआ है, एल्गी का थैलस है, इसमें इसके फिलामेंट निकले हुए हैं। तो इसमें क्या होगा, होर्मोसिस्ट और हेटेरोसिस्ट दोनों दिखाए गए हैं। ये जो स्ट्रक्चर है पूरी, ये तो होर्मोसिस्ट है और ये वाली स्ट्रक्चर इसकी हेटेरोसिस्ट कहलाती है। तो होर्मोस्पोर कहाँ मिलता है, साइनोफाइसियन एल्गी के टर्मिनल या अंतस्थ सिरों पर यह बनते हैं। जो साइनोफाइसी की एल्गी है, साइनोफाइसियन एल्गी, जैसे एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है वेस्टिगेला स्टिगोनिमा, तो इसके जो टर्मिनल एंड्स होते हैं, ये एंड वाले रीजन है, इन पर होर्मोसिस्ट और हेटेरोसिस्ट का फॉर्मेशन होगा। थिक वॉल्ड होते हैं, इनकी जो वॉल है जैसे डायग्राम में भी देख रहे हैं, तो ये थिक वॉल्ड इसमें ये पाए जाते हैं। शूडो हॉर्मोगोन या हॉर्मोस्पोर ये कहलाते हैं। हॉर्मोसिस्ट को क्या कहा जाता है, शूडो हॉर्मोगोन या होमोस्पोर भी कहते हैं। पेरेंट प्लांट से सेपरेट होकर के नया प्लांट ये बना देते हैं। तो ऐसे थिक वॉल्ड ये स्ट्रक्चर बन जाएंगी और पेरेंट प्लांट से अलग होकर के नया थैलस ये बना देंगी और ड्राई कंडीशन में बनता है। तो इस टाइप के जो होर्मोस्पोर या होर्मोसिस्ट जो थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर होती हैं वो तब बनती हैं जब ड्राई कंडीशन होती है, एटमॉस्फेरिक कंडीशन ड्राई हो। ड्राई होने के कारण क्या होगा, इनकी जो वॉल होती है वो थिक हो जाती है, इसलिए ऐसे कंडीशन में ये बनती है। नेक्स्ट देखते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का टाइप, ट्यूबर या कंद। जैसे नाम से पता चल रहा है कि जो इसमें राइजोइड्स पाए जाते हैं, रूट लाइक स्ट्रक्चर होती है, इनमें ट्यूबर बन जाएंगे और ये ट्यूबर क्या होता है, फूड स्टोर करके रखेंगे और इनसे नया प्लांट बन जाएगा। तो राइजोइड या मूलाभास, यह भूमिगत अक्ष की नोड पर सेल फूड स्टोरेज करके ट्यूबर लाइक स्ट्रक्चर बना देती है। तो जैसे यहाँ पे कारा का एग्जांपल दिया हुआ है, इसमें ये इसके राइजोइड्स हैं और राइजोइड्स में क्या होगा, ये यहाँ पर नीचे इस तरह से ये गोल गोल स्ट्रक्चर जो दिखाई हुई है,
ये इसके ट्यूबर लाइक स्ट्रक्चर है और ये यहाँ पर बन जाती है। अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ थैलस, जो अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ थैलस है वो राइजोइड होगा, और ये राइजोइड में क्या होगा, इसमें स्टोर फूड फूड का स्टोरेज मिलेगा। फिर बाद में क्या होगा, जो ये सेपरेट फ्रॉम थैलस, अब ये जो ट्यूबर है अंडरग्राउंड रीजन में मिलेगा, राइजोइड पर ही बनते हैं, फूड स्टोर करके रखते हैं जिससे कि जब ये प्लांट से अलग हो जाए तो नया प्लांट डेवलप कर सकें। तो इस तरह से इसमें ये ट्यूबर देखे जाते हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं बल्बिल्स या पत्र पत्रलिकाएं। तो ये क्या होती है, गोलाकार संरचनाएं होती हैं, समूह में राइजोइड के पास बेसल भाग में पाई जाती है, राइजोइड के पास ही ये पाई जाएंगी जमीन के अंदर ही, और इसमें भी फूड स्टोर रहता है और प्लांट थैलस से सेपरेट होकर नया एल्गी थैलस बनाती है। तो इनमें भी क्या फूड स्टोरेज स्ट्रक्चर है जो कि राइजोइड के पास पाई जाती है और नया थैलस ये बनाती है। नेक्स्ट है बडिंग या मुकुलन। बडिंग या मुकुलन कैसे, जैसे ये कोई एल्गी का थैलस है, इसमें क्या होगा, एक उभार इस तरह से बना, अब ये जो उभार है वो और साइज में बड़ा होता चला जाएगा और फिर इस तरह से ये अलग होकर के बड बनाएगा। तो ये साइनोफाइसियन एल्गी में देखी जाती है बडिंग। इसमें क्या होगा, वेसिकल या उभार बनता है, प्रोटूबरेंस या एक्सट्रूजन बनेगा उभार, कि एक एल्गी के थैलस में हल्का सा उभार बना। अब वो उभार बनते के साथ उसमें क्या होगा, सेप्टा बन जाएगा। सेप्टा बन जाने के कारण क्या होगा, जो सेप्टा है उसके कारण में सेपरेट फ्रॉम पेरेंट प्लांट और नया थैलस बना देगा। तो पहले एक वेसिकल बनी, वेसिकल में उभार बनेगा और प्रोलिफरेशन भी कहते हैं इसको, ऊपर की तरफ उभार उठना, और इस तरह से ये देखा जाता है। इसका एग्जाम्पल है प्रोटोसाइफन और बडिंग। तो वेसिकल, उसमें एक प्रोट्यूबरेंस बना, उसमें फिर सेप्टा बन जाएगा, सेप्टा बनने से वो जो पेरेंट प्लांट है उससे अलग हो जाएगा और नया थैलस बन जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट देखते हैं एडवेंटिटियस ब्रांचेज या अपस्थानिक शाखाएं। एडवेंटिटियस ब्रांचेज, यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है डिक्टियोला का। तो इसमें क्या है, ये थैलस है, थैलस में क्या होगा, साइड में जो जमीन के पास वाला हिस्सा है वहां से नई ब्रांचेज बनना स्टार्ट हो जाती है। तो थैलस एडवेंटिटियस ब्रांचेज बनना स्टार्ट हो जाएंगी, फिर वो सेपरेट हो जाती है और नया थैलस ये बनाता है, कि सेपरेट होने के बाद ही नया थैलस बनेगा, इसमें ध्यान ये रखना है। फ्यूकस और डिक्टियोटा ये इसके एग्जाम्पल है। फिर नेक्स्ट देखते हैं स्टोलॉन्स या भूविस्तारी। इसमें क्या होगा, जैसे इसका एग्जाम्पल यहाँ पे क्लेडोफोरा और लैमिनेरिया, दो एग्जाम्पल यहाँ पर बताए गए हैं। तो इसमें क्या होगा, राइजोइड के आधार पर ब्रांच बनना स्टार्ट हो जाती है। अब ये ब्रांच क्या होगा, जमीन के सहारे सहारे या पैरेलल ग्रोथ करेगी और फिर कुछ देर बाद ये ऊपर की तरफ ग्रो करने लग जाती है। तो जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, ये तो मेन प्लांट हो गया, ये वाला मेन प्लांट है। अब जैसे यहाँ से एक प्लांट ब्रांच बनना स्टार्ट हुई और ये ब्रांच क्या करेगी, जमीन के सारे सारे इस तरह से ग्रोथ कर रही है और दूर जा करके इस तरह से प्लांट बन गया, यंग प्लांट इसने बना दिया। तो राइजोइड के आधार पर ब्रांचेज बनती है और जमीन के समानांतर वृद्धि करके कुछ दूरी पर नया प्लांट बना लेती है और ये ब्रांचेज स्टोलोन कहलाती हैं। फिर नेक्स्ट आता है प्रोटोनीमा। प्रोटोनीमा क्या होगा, जो जायगोट होता है, इसे हिंदी में प्राथमिक तंतु भी कहते हैं, जायगोट जर्मिनेट होता है, जैसे कि मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज होंगे और जायगोट बन जाएगा N+N और इससे बन गया 2N। तो ये जायगोट है। जायगोट क्या करेगा, ये जर्मिनेट हो जाएगा और जर्मिनेट होकर के प्राइमरी प्रोटोनीमा बनाता है, इसका अंकुरन होगा और ये प्राइमरी प्रोटोनीमा बनाएगा। ये प्राइमरी प्रोटोनीमा से क्या होगा, बाद में इसमें और आगे ब्रांचिंग हो जाती है, नए प्लांट निकलते हैं, थैलस बनेगा, जिसे सेकेंडरी प्रोटोनीमा कहते हैं। तो इस तरह से प्राइमरी प्रोटोनीमा, तो ये हो गया जो मेन इस तरह से बन रहा है, और जो साइड वाले हैं वो सेकेंडरी प्रोटोनीमा कहलाएंगे। एग्जाम्पल है इसका कैरा। फिर नेक्स्ट आता है एमाइलम स्टार्स। एमाइलम स्टार्स क्या होता है, स्टार शेप्ड स्ट्रक्चर होती है, ये कारा में पाई जाती है और इस तरह की ये स्ट्रक्चर होती है स्टार शेप्ड। तो स्टार शेप्ड होती है, मल्टी सेलुलर होती है, रिजर्व फूड मटेरियल इसमें पाया जाता है। एमाइलम स्टार्च इसमें फिल रहती है, इसके अंदर एमाइलम स्टार्च बहुत ज़्यादा पाई जाती है और जो बेसल पार्ट की नोड होती है उस पर बनती है। कारा है जो, उसमें क्या होता है, वो कुछ ऐसा दिखाई देता है कि जैसे लीफ और स्टेम में डिफरेंशिएटेड हो, तो उसमें नोड और इंटरनोड्स भी दिखाई देती है कारा में। तो जो उसके बिल्कुल नीचे वाली राइजोइड के पास वाली नोड होती है वहां पर एमाइलम स्टार्स बनेंगे और ये थैलस से अलग होकर के नया थैलस बनाती है। एग्जाम्पल है कैरा।
थैंक यू।